Good morning students, welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, in previous video lecture we discussed about the election, the need of election and what makes an election democratic. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था चुनाव आयोग के बारे में, कैसे हमारे देश के अंदर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करवाए जाते हैं. टुडेज टॉपिक इज इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी. आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी. बड़े ध्यान से आपको ये टॉपिक है वो क्या करना है, देखना है और उसे समझना है. देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे विजिबल फीचर्स क्या होता है, इलेक्शन होता है. क्या होता है, इलेक्शन. लेकिन इसी इलेक्शन और डेमोक्रेसी के रिलेशन के लिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस क्या हैं, अराइज किए हुए हैं. दो क्वेश्चंस कौन कौन से अराइज किए हुए हैं. फर्स्ट है, इज डेमोक्रेसी इज पॉसिबल, इज डेमोक्रेसी इज पॉसिबल without the holding of elections, without the holding of elections. साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क. इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के रिलेशन से रिलेटेड यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या लोकतंत्र संभव है बिना चुनाव करवाए. ठीक है. Is democracy possible without holding of election? For a democracy, representative is essential. Representative is essential. किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए रिप्रेजेंटेशन काफी क्या होता है, जरूरी होता है. और इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कराए जाते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं. प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए ही देश के अंदर क्या कराए जाते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं. ऑल सिटीजन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. देखिए, ऑल द सिटीजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर. अगर हम बात करें अपने देश की, हमारे देश के अंदर मान लीजिए 127 करोड़ पॉपुलेशन है. ठीक है, 127 करोड़ से ऊपर लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है. तो 127 करोड़ पॉपुलेशन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अंदर 127 करोड़ जो लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते हैं? एक तो ये पॉसिबल नहीं है कि फिजिकली उनको क्या किया जाए, एक जगह के ऊपर गैदर किया जा सके. सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको गेट टुगेदर करना ही क्या है, बड़ा मुश्किल कार्य है. और अगर हम उन्हें क्या कर लेते, गैदर कर भी लेते हैं, तो उनके पास इतना क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है. क्या नहीं है, नॉलेज. ठीक है, इतनी ज़्यादा क्या नहीं है, स्किल नहीं है. ठीक है, इतना ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं है कि वो हमारे देश के लिए क्या कर सके, डिसीजन ले सके. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. दैट्स द रीजन कि हमारे कंट्री के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिनके अंदर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि आगे चलकर क्या करते हैं, हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं. ठीक है. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो एंशिएंट ग्रीक सिटी में ये पॉसिबल था, या हमारे इंडिया के अंदर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल दिया जा सकता है ग्राम पंचायत के अंदर. किसके अंदर, ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसका नाम क्या है, ग्राम सभा. क्या नाम है, ग्राम सभा. ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, जो 18 ईयर्स जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं. ध्यान से सुनना है इसको. देखिए, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं. देखिए, एंशिएंट ग्रीक और ग्राम पंचायत के अंदर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं. लेकिन हमारे अगर कंप्लीट
होल इंडिया की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसको गेट टुगेदर करना क्या नहीं है, आसान काम नहीं है। और अगर हम उन्हें ऐसा कर भी लेते हैं तो उनके पास इतना ज़्यादा ना तो उनके पास क्या है टाइम है, ना उनके पास स्किल है, ना उनके पास नॉलेज है कि वो देश का क्या कर सके, डिसीजन ले सकें। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इज डेमोक्रेसी इज पॉसिबल विदाउट होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इन such a country where is a large population, there is no possibility that the democracy is possible without the holding of election like our country India। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश, जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर चुनाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, चुनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इज द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इज द holding of elections possible without having democracy, possible without having डेमोक्रेसी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इज द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस पॉसिबल विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। मान लीजिए हमारे पास लोकतंत्र नहीं है तो क्या हम चुनाव करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए चाइना का। चाइना एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना इज नॉट ए ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां पर क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए यहां पर कैसा सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां पर चुनाव तो होते हैं, और चुनाव भी कितने साल के बाद होते हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं। लेकिन हम चाइना को फिर भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अपने पड़ोसी देश से ले लीजिए, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 1999 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ जो क्या थे, आर्मी जनरल भी थे, और जिन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी क्या कर लिया था, हथिया लिया था, डिक्टेटर बन गए थे वो। तो पाकिस्तान के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्शन, और इलेक्शन होने के बावजूद वहां पर क्या नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। ऑल इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक। जितने भी चुनाव हो वो डेमोक्रेटिक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर मेनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच होल्ड इलेक्शंस रेगुलरली एंड प्रेजेंट देमसेल्व्स एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे विश्व के अंदर बहुत से ऐसे गैर लोकतांत्रिक देश है जो चुनाव करवाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट करते हैं, बट दे होल्ड द इलेक्शन इन सच ए मैनर दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। वो इस तरह से चुनाव करवाते हैं कि फायदा केवल और केवल किसको हो, रूलिंग पार्टी को। किसको पार्टी को? रूलिंग पार्टी। जिस इलेक्शन के अंदर अपोजिशन के पास मौका ही ना हो कि वो क्या कर सके, चुनाव जीत सके। जैसे कि आपका पाकिस्तान ले लीजिए, जैसे कि आपका क्या ले लीजिए, चाइना ले लीजिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि एवरी इलेक्शंस जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। मोस्टली जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वो भी क्या कराते हैं, चुनाव करवाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन बेसिक एंड फंडामेंटल रूल्स अबाउट इलेक्शन। अब हमारे इंडिया के अंदर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन। जैसे इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्शन क्या होंगे, आफ्टर रेगुलर इंटरवल होंगे। सेकंड क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है। तीसरा क्या होगा कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। राइट टू गेट इलेक्टेड इन द इलेक्शन। राइट टू गेट इलेक्टेड। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके नॉर्म्स हैं ये रिलेटेड टू क्या बनाए जाते हैं, रिलेटेड टू इलेक्शंस बनाए जाते हैं कि इलेक्शंस किस तरीके से फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया।
डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ पर इलेक्शन करवाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, अर्थात सभी जो एडल्ट हैं 18 ईयर या उनसे प्लस है उन सभी को क्या है? वोट डालने का अधिकार है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। हर कंट्री का अपना क्या होता है? इलेक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, कहीं पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, कहीं पर आपका लिस्ट सिस्टम है, कहीं पर आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। अलग अलग कंट्री अलग अलग प्रकार के जो इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं उनको क्या करती है? अडॉप्ट रखती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देयर इज ए सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, देयर इज एन अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। हमारे कंट्री के अंदर जो अथॉरिटी इलेक्शंस कराती है उसका नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन है। क्या नाम है? इलेक्शन कमीशन। और जो प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन है उसमें कितने मेंबर है? 3 है। और जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र उनका क्या है? नाम है। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जिस सिस्टम को, इलेक्शन सिस्टम को क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया गया है, उसका नाम सुन लीजिए आप, FPTP। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, कि भारत के लोकतंत्र के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो कौन सी सिस्टम के द्वारा दिया गया है? तो उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लाइक एज द रेस। FPTP 4 कैंडिडेट यहां जोड़े, 1 2 3 4 यहां से दौड़ना है, ये आपका X गोल पॉइंट। ठीक है, जो सबसे पहले आपका कहां पहुंचेगा? अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचेगा, उसी को क्या किया जाता है? विनर घोषित कर दिया जाता है। मान लेते हैं पहला व्यक्ति यहां पर पहुंच गया सबसे पहले, और दूसरा व्यक्ति जस्ट इतना सा पीछे रहा, तीसरा इससे थोड़ा सा और पीछे रहा, और चौथा यहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर विनर कौन होगा? जो व्यक्ति सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वही क्या होगा? विनर होगा। तो FPTP क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मैंने एक एग्जांपल दिया है, अभी आपको मैं उसको क्या करा देता हूं? क्लियर करा देता। इन दिस इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इक्वल साइज। ये हमारा कंट्री है। ठीक है, सबसे पहले FPTP में क्या किया जाता है? पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बांट दिया जाता है। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे पूरे इंडिया को कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर रखा है? ध्यान से सुन लीजिए, 543 इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इसको क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर चुने जाते हैं प्यारे बच्चों? ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंगल मेंबर, इट मींस कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर क्या आएगा? चुन के आएगा। और यही सबसे बड़ी खासियत किसकी है? FPTP की है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे? 543 रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये इनका जो साइज होता है क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। और ये इक्वल किस बेस पे होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसका बेस है पॉपुलेशन। क्या है बच्चों? पॉपुलेशन। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उस समय कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी? 489 थी। और आज वर्तमान के अंदर पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या किया गया है? बांटा गया है। वोटर्स चूज अ सिंगल कैंडिडेट बाय मार्किंग अगेंस्ट हिज नेम। द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, जो व्यक्ति हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट गेट कर लेता है उसको क्या कर दिया जाता है? विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ए इज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। ए आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ध्यान से सुन लीजिए, अब FPTP को क्लियर कर लीजिए। और यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 5, 1 2 3 4 5। टोटल यहां पर वोट्स कितनी है? 100। कितनी है? 100। इस व्यक्ति को 26 वोट मिल गए, इसको कितने मिल गए? 20, इसको 24, इसको मान लेते हैं 10, और इसको बच गए रेस्ट। ठीक है, विनर कौन होगा? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले। FPTP के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा क्या मिल जाते हैं? वोट मिल जाते हैं, वो ही विनर डिक्लेयर हो जाता है। अब देखिए 100 में से अगर एक हिसाब से देखें तो विनर को कितनी वोट चाहिए? 51 वोट्स
चाहिए, लेकिन यहाँ पर 26 वोट्स वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, और जो रेस्ट ऑफ द 74 वोट्स हैं वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, वेस्ट। और ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, डीमेरिट्स है। क्या है, डीमेरिट्स। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। द सिस्टम हैज ऑल्सो बीन नेम्ड एज प्लूरैलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस सिस्टम का नाम और क्या है, प्लूरैलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। एफपीटीपी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, मैंने रिप्रेजेंटेशन देके भी बता दिया कि किस तरह जो विनर है वो क्या होता है, डिक्लेयर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की। किसकी बात कर लेते हैं, मेरिट्स ऑफ एफपीटीपी। सबसे पहले है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना काफी क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, वोटर के लिए क्या, जिसको सबसे ज्यादा, चाहे 1 लाख वोट में से किसी को मान लेते जो सबसे ज्यादा वोट मिली है वो 25,000 से 25,001 वोट मिली है और वो क्या हो गया, विनर डिक्लेयर हो गया। तो बाकी की जो 74,000 प्लस वोट है वो कहाँ गई, वोटर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। वोटर को ये पता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, विनर डिक्लेयर हो जाएगा। इट इज इजी टू ऑपरेट। ये क्या है, इजी टू ऑपरेट, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अंडरस्टैंड का इसलिए लिखा है क्योंकि भारत देश के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो काफी क्या है, कम है, इतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण से एफपीटीपी को समझना वोटर्स के लिए काफी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इट एस्टेब्लिशेस ए क्लियर लिंक बिटवीन द वोटर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी वोटर हैं उनको पता है हमने किसको चुना है, किस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है। तो एक क्लियर लिंक क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है किस किस के बीच में, वोटर और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ये भी इसका क्या है, सबसे बड़ा क्या है, एडवांटेज है। इट अलाउज गवर्नमेंट दैट आर फॉर्म्ड टू हैव ए क्लियर मैंडेट, ऑफ कोर्स on the basis of plurality of support along the electorates। अब हमारे देश के अंदर सरकार किसकी बनती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को 272 या उससे प्लस क्या मिल जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाती है। कहाँ, लोकसभा के अंदर। किसके अंदर, लोकसभा के अंदर उसकी क्या बन जाती है, प्यारे बच्चों, सरकार बन जाती है। और हमारे देश के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन है, लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन, स्टेट असेंबली और हमारे लोकल गवर्नमेंट जो है, इनके इलेक्शन कौन से प्रोसेस के द्वारा करवाए जाते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा करवाए जाते हैं। ये अब आपको क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बांट दिया, जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उतने ही क्या किए जाते हैं, कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डीमेरिट्स। अब देखिए हर एक चीज के गुण होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, अवगुण भी होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स क्या है, मैंने अभी बताया, मैनी वोट्स आर वेस्टेड। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैनी वोट्स आर वेस्टेड। अधिकतर जो वोट होती है वो क्या चली जाती है, बेकार चली जाती है। 26 वाला जीत गया, 74 वोट्स क्या हो गई, बेकार हो गई। स्पेशली दोज कास्ट फॉर लूजिंग कैंडिडेट। इट अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। क्यों, ये गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर क्यों क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर क्लियर मेजोरिटी चाहिए तो टोटल वोट का आपके पास कितना परसेंट होना चाहिए, 51%। लेकिन यहां पर वोटिंग परसेंटेज होता है 48% के लगभग, और सीट का जो परसेंटेज होता है टोटल सीट का 3/4, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सबसे बड़ा जो डिमेरिट्स है कि यहाँ पर टोटल वोटिंग चाहे हाफ से बिलो हो, लेकिन सीटों का जो परसेंटेज है वो 3/4 से भी क्या चला जाता है, ज़्यादा चला जाता है। इन सच ए सिस्टम सम स्पेशल ग्रुप्स, स्पेशली माइनॉरिटीज, में गो अंडर रिप्रेजेंटेटेड। इसके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रॉपर क्या नहीं मिल जाता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ व्हाट, योर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन इंडिया। इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग प्रोसेस the whole country is divided into 543 constituencies on the basis of population। पूरे भारत को 543 constituencies के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका क्या चुना जाता है, एक कैंडिडेट चुना जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने मेंबर को क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं टोटल वोट में से उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। So dear students, today we discuss the
relation of election and democracy and democratic representation in India, especially the first past the post system. You have to watch this video and learn about the first past the post system. Jai Hind, Jai Bharat.